हेलो फ्रेंड्स। अब से हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं NISM सीरीज़, जो कि है करेंसी डेरिवेटिव्स की। देखो, ये जो एग्ज़ाम है ना, इसके ये जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये 100 मार्क्स का होता है। और इस जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपको जो है वो 120 मिनट्स मिलते हैं। और आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 100 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच के। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, -25% जो है वो हमारी क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सब जानने के बाद कि हमारे पास जो है वो ये सारा कुछ सिस्टम क्या रहता है, हम जो है वो कौन सा जो है वो सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं, करेंसी डेरिवेटिव वाली सीरीज़ जो है वो आज से हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, बिफोर स्टार्टिंग जो है वो करेंसी डेरिवेटिव, सबसे पहले जो है वो हमारे को इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ना है। सो बेसिकली जो है वो ग्लोबलाइजेशन का जो है वो टाइम चल रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के टाइम के अंदर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अब ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर हमारे को सोचना जो है वो थिंक ग्लोबल, वर्क ग्लोबल एंड अर्न ग्लोबल का जो है वो टाइम चल रहा है। देखो, अब हमारी जो रिसर्च है वो हमारी जो है वो ग्लोबल बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड नहीं है। अब हमारे को जो है वो हमारी एक्स एक्स हमारे जो ऑपरेशंस है वो कहाँ तक चले गए हैं, फॉरेन या फिर जो है वो, हाँ मतलब डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ के बाहर जो है वो चले गए हैं। हर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उसे जो है वो क्या चाहिए होता है? फॉरेक्स जो है वो चाहिए होता है, फॉरेन एक्सपोर्ट, ताकि जो है वो क्या कर पाए, वो अपनी फॉरेन कंट्री के अंदर जो है वो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर पाए। तो अब हम जो ये चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर जो है वो सीखेंगे कि कैसे जो है वो, मतलब कैसे जो है हम बिज़नेस कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, ये सबसे पहले जो है वो हमारे को जो है वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री दी हुई है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की क्या होती है। देखो, ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर जो है वो हमारे को ये बात, थोड़ी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं कि इस एग्ज़ाम के अंदर ना आपको एक एक लाइन या एक एक वर्ड जो है वो क्या है, उसके ऊपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको सेल्फ पढ़नी पड़ेंगी, जैसे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी, बाकी मैं सब कुछ जो है वो आपको पढ़ाते हुए चलूँगा। देखो, सबसे पहले जो है वो आ जाता है यहाँ पर जो है वो ड्यूरिंग 1944 से 1971 कंट्रीज़ ने जो है वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करा था? ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करा था। आपको ये एक बात जो है वो याद रखनी है। और ये जो सिस्टम है ये ब्लेंड था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का एंड फ्लोटिंग रेट सिस्टम का। ठीक है, और ये सिस्टम की वजह से सारी की सारी करेंसीज जो थी वो क्या हो गई? पैज्ड हो गई यूएसडी से एट अ फिक्स्ड रेट, एंड यूएसडी जो है वो क्या हो गया? वो गोल्ड से जो है वो पैज्ड हो गया। ठीक है, और कंट्रीज़ ने एग्रीड करा यहाँ पर कि वो मेंटेन करेंगे एक्सचेंज रेट इन द रेंज ऑफ +or -1% ऑफ द फिक्स्ड पैरिटी विद द US डॉलर। ये तो सारी बातें ख़त्म हुई। ठीक है, ये तो जस्ट जनरल सा इंट्रोडक्शन था कि जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ रही है। देखो, अगर हमारे को बिज़नेस करना है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर तो हमारे पास फॉरेक्स की पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहले जो हमारे को पता होना चाहिए वो होता है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखो, एक्सचेंज रेट जो है वो रेट होता है जिस पर एक करेंसी को जो है वो कन्वर्ट करा जा सकता है दूसरी करेंसी के अंदर, उसे बोला जाता है एक्सचेंज रेट। ठीक है, देखो, उस इस कॉन्सेप्ट के बाद जो हमें बात सीखने वाली है, एक करेंसी को जो है वो हमने जिस रेट पर जो है वो हम दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे उसे क्या बोला जाता है? एक्सचेंज रेट। जैसे अगर हमारे को यूएसडी को आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना है कि कितना होगा, तो हमारे को क्या चाहिए होगा? एक्सचेंज रेट जो है वो चाहिए होगा। देखो, इस कॉन्सेप्ट के बाद जो है वो हमें एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज और होना ज़रूरी है, वो है कि होम करेंसी क्या होती है और फॉरेन करेंसी क्या होती है। देखो, कंट्री की खुद की करेंसी को जो है वो क्या बोला जाता है? होम करेंसी जो है वो बोला जाता है। जैसे मान लो जिस कंट्री के रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसे क्या बोला जाता है? होम करेंसी बोला जाता है। जैसे इंडिया है, इंडिया के लिए क्या है? आईएनआर कह लो और रुपीज़ कह लो, वो क्या है? इंडिया के लिए होम करेंसी है। मतलब जिस कंट्री के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इंडिया के लिए तो आईएनआर और रुपीज़ हो गई। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो ये क्या हो जाती है? यूरो। और यूरो ऐसे जो है वो इसका सिंबल आ जाता है, सिंबल। और ये जो है वो आईएसडी कोड है, आईएसओ कोड है। ठीक है,
ये हो गया सारा हमारा होम करेंसी क्या होता है। अब हमारे को जो है वो सीखना है कि फॉरेन करेंसी क्या होती है। देखो किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी करेंसी अदर देन होम करेंसी उसे क्या बोला जाता है, कोई भी करेंसी होगी होम करेंसी के अलावा वो क्या बोली जाती है, फॉरेन करेंसी। जैसे इंडिया के अंदर, इंडिया के लिए डॉलर, येन, यूरो, पाउंड, ये सारी की सारी क्या है, फॉरेन करेंसी है। तो ये हमने सीख लिया कि फॉरेन करेंसी क्या होती है, होम करेंसी क्या होती है, एक्सचेंज रेट क्या होता है। इसके बाद जो है हमारे को जो है वो जिस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए वो होता है हमारे पास स्पॉट एक्सचेंज रेट। देखो स्पॉट एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो कि कौन कोट कर रहा है, बैंक कोट कर रहा है, कि ताकि वो बाय और सेल कर पाए फॉरेन करेंसी जो भी है, यूरो या कोई भी है इंडिया के लिए, जो सारी की सारी फॉरेन करेंसीज हैं। ठीक है, अभी मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारी फॉरेन करेंसी को किस रेट पर ख़रीदा और बेचा जाए टुडे, आज, आज किस रेट पर जो है वो एक्सचेंज मतलब वो बाय और सेल करा जा सकता है, उसे बोला जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता होगा। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट का वो रेट होता है जो कि बैंक कोट करता है कि आप इस रेट पर बाय और सेल कर सकते हो फॉरेन करेंसी को, आज नहीं, कौन सी डेट पर, फ्यूचर डेट पर जो है वो कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो स्पॉट रेट जो होता है वो रेट कौन कोट करता है, बैंक, और रेट कब कोट करा जाता है, आज ही के दिन कोट करा जा रहा है। लेकिन फॉरेन रेट कौन सा होता है, वो रेट होता है जो बैंक कोट कर रहा है, लेकिन वो भी टुडे कोट करा जा रहा है, और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड भी टुडे हो रहा है, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर टुडे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट जो है वो कब एक्सचेंज होगी, यहाँ पर टुडे, आज के दिन जो है वो पेमेंट एक्सचेंज होगी, और यहाँ पर किसी फ्यूचर डेट पर जो है वो पेमेंट जो है वो एक्सचेंज होगी। देखो इस सभी के बाद जो है वो ना हमारे को एक चीज़ और पता होनी ज़रूरी होती है, वो होता है कि हमारे पास वन वे एक्सचेंज कोड क्या होता है, और जो है वो टू वे एक्सचेंज कोड क्या होता है। वन वे एक्सचेंज कोड होता है एक, और एक हमारे पास होता है टू वे कोड्स होता है। देखो वन वे एक्सचेंज कोड्स वो कोड्स होते हैं जहाँ पर आस्क और बिड रेट जो है वो क्या होता है, सेम होता है। आस्क एंड बिड रेट जो है वो सेम होता है, उसे बोला जाता है वन वे को, वन वे जो है वो कोड्स बोला जाता है। और टू वे कोड जो यहाँ पर बिड और आस्क रेट जो है वो डिफरेंट होता है, उसे बोला जाता है टू वे कोड। अब जो है सवाल आता है कि आस्क क्या होता है और बिड क्या होता है। देखो बैंक के जो बाइंग रेट होता है ना, जिस रेट पर बैंक जो है वो बाय करता है बेस करेंसी को, उसे बोला जाता है बिड रेट। और जिस रेट पर जो है बैंक सेल करता है बेस करेंसी को, उसे क्या बोला जाता है, आस्क रेट जो है वो बोला जाता है। अब जो है वो बेस करेंसी क्या होती है, सवाल तो ये आता है बेस करेंसी। बेस करेंसी का मतलब है अंडरलाइंग एसेट जो है उसकी जो वो होती है, उसे क्या बोला जाता है, बेस करेंसी बोला जाता है। और जो काउंटर करेंसी होती है उसे बोला जाता है कोट करेंसी। जैसे अगर मैं आपके पास जो है वो एग्जांपल लूँ, आई यूएसजी और यूएसजी आईएनआर जो है वो 68.90 है। तो इस केस में ये जो यूएसडी है ये क्या है, ये बेस करेंसी है। और मतलब जिस एसेट को बेचा या ख़रीदा जा रहा है ना, उसे बोला जाता है अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, ये बेस करेंसी हो गई। और जो है वो ये कौन सी करेंसी होती है, कोटेशन करेंसी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडरलाइंग एसेट क्या होता है। जिस एसेट को बेसिकली ख़रीदा और बेचा जा रहा है ना, वो होता है अंडरलाइंग एसेट। और जो है वो काउंटर करेंसी को जो है वो हम कोटेशन करेंसी भी बोलते हैं। तो जिस अंडरलाइंग एसेट का मतलब आपने सीख लिया, बेस करेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया। अब जो है क्या नाम है, तो बैंक जिस रेट पर जो है वो बेस करेंसी को बाय करता है उसे क्या बोला जाता है, बिड रेट बोला जाता है। और जिस रेट पर बैंक जो है वो सेल करता है बेस करेंसी को, उसे क्या बोला जाता है, आस्क रेट बोला जाता है। बैंक जो है वो हमेशा जो है वो क्या करता है, बैंक जो है वो हमेशा जो है वो बाय करता है चीपर, और सेल क्या करता है, ज़्यादा पर जो है वो सेल करता है। क्योंकि बैंक जो है वो चैरिटी के लिए तो बैठा नहीं है, इसीलिए देखो ये देखो, अब जैसे टू वे कोड का एग्जांपल ले लो, $1 इज इक्वल टू ₹65 - 70। और ये जो होता है, ये जो है माइनस नहीं होता, ये होता है साइन ऑफ सेपरेशन, ताकि बिड और आस्क रेट को जो है वो अलग अलग जो है वो रखा जा पाए। ये आप जो है वो देख पाओगे कि कहीं पर भी जो है वो, ठीक है। तो ये होता है साइन ऑफ सेपरेशन। और ये जो होता है रेट क्या होता है, बिड रेट। और ये जो है रेट क्या होता है, आस्क रेट। ठीक है। अब जो है वो आपको एक बात जो है वो दिमाग में रखनी है, वो ये रखनी है कि ये जो आस्क रेट होता है ना, ये हमेशा जो है वो बिड रेट से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बैंक जो है वो ये क्या करने की, बैंक जो है वो हमेशा जो है वो क्या करती है, वो हमेशा जो है वो सस्ता खरीदती है और महंगा बेचती है। और ये जो हम सारे के सारे जो है वो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है वो हमारे को ये बात ध्यान में रखनी है कि कोटेशन जो है वो जनरली जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है,
वो जनरली जो है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नहीं दी जाती, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो दी जा रही होती है। तो हमारे को जो है वो उसको अकॉर्डिंगली जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जो है वो हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन आता है कि देखो डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है। हमने पढ़ लिया बिट रेट और आस्क रेट जो है वो पढ़ लिया। अब जो है वो हमारे को पढ़ना होता है कि डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट क्या होता है। देखो डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट जो है वो ये जानने के लिए हमारे को जो है वो ये पता होना चाहिए कि होम करेंसी का मतलब पता होना चाहिए, फॉरेन करेंसी का मतलब पता होना चाहिए, वो हमारे को पता है। देखो अगर डायरेक्ट जैसे रुपीज़ बाय डॉलर जो है वो अगर मान लो 70 रुपये दे रखा है, और अगर ये जो 70 रुपये है ये हमें ये देखना है कि ये जो 70 है वो क्या है, ये INR है या फिर ये USD है। अगर ये जो है 70 रुपये INR है और अगर हमारी जो रुपी INR है वो हमारी होम करेंसी है, तो ये रेट जो है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, डायरेक्ट कोट जो है वो बन जाएगा। और ये जो है वो अगर मान लो ये रुपीज़ और USD वो हमारे लिए 70 है, और जो है वो 70 जो है वो ये डॉलर है, और ये डॉलर जो है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। तो हमारे लिए जो है कोड क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट कोड जो है वो बन जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में हो गई। तो मतलब डायरेक्ट कोड का मतलब है कोड जो भी गिवन करा गया है एज एन होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसे क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कोड। और तो मतलब होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसे क्या बोला जा रहा है, डायरेक्ट कोड। और अगर मान लो कोड जो है वो ऐसे दिया हुआ है जहाँ पर फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी दिया हुआ है, तो उसे क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट कोड जो है वो बोला जाता है। ठीक है। और डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट कोड जो है वो इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोड। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास कि हम डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इंडिया है, इंडिया के लिए डॉलर जो है वो क्या है, इंडिया के लिए डॉलर जो है वो कमोडिटी है। तो $1 जैसे कि अगर मान लो 50 रुपये का है, तो ये क्या है, ये कोड जो है वो क्या है, देखो जिस भी करेंसी को जो है वो क्या करा जा रहा है, एक्सचेंज जो है वो करा जा रहा है ना, जो भी कमोडिटी है अगर उसे जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कोड जो है वो बोला जाता है। तो ये जो है वो ये किसके लिए डायरेक्ट कोड है, ये डायरेक्ट कोड जो है वो क्या है, हाँ इंडिया के लिए कमोडिटी जो है वो, ये डॉलर जो है वो कमोडिटी है, तो ये जो है वो क्या है, ये डायरेक्ट कोट है किसके लिए, इंडिया के लिए। और इनडायरेक्ट ये हो गया हमारे पास, ये सब कुछ हो गया। और इनडायरेक्ट कोड जो है वो हो गया हमारे पास, ये है USA के लिए। क्यों, क्योंकि हमने जो है वो जिस कमोडिटी को हम LHS पे रखते हैं और वही डायरेक्ट कोट होती है। और इंडिया के लिए डॉलर जो है वो क्या था, कमोडिटी थी। तो ये डायरेक्ट कोट है इंडिया के लिए और इनडायरेक्ट कोट है USA के लिए। ऐसे ही अगर मेरे को जो है वो इसे डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ₹1 इज इक्वल टू 1/50। ये इनडायरेक्ट कोड किसके लिए बन गया, इंडिया के लिए बन गया, क्योंकि इंडिया के लिए जो है वो रुपी जो है वो कमोडिटी नहीं है, डॉलर कमोडिटी था। तो ये इनडायरेक्ट कोड जो है वो बन गया इंडिया के लिए। तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर कोई कंट्री के लिए कोई कोटेशन जो है वो डायरेक्ट है, तो वो सेम इनडायरेक्ट है दूसरी कंट्री के लिए। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब जो है वो कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम उसका इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं जो है वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कोड के अंदर। देखो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर $1 जो है वो मान लो ₹65 सेपरेशन 70 रुपये जो है वो ये डायरेक्ट कोड जो है वो दे रखा है। अगर हमारे को जो है वो इसे इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है, ₹1 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप 1/65 नहीं करोगे, ये गलत है। आपको 1/70 करना पड़ेगा, -1/65 करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। क्योंकि अगर आप 1/65 और 1/70 ऐसे सेपरेशन के थ्रू जो है वो शो कर दोगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, देखो इससे क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है ना, जो हमारा ये वाला रेट है वो इससे जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि कभी भी नहीं होता। कि आस्क रेट जो है वो कभी भी जो है वो बिड रेट से कम नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिड रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आस्क रेट कम हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आस्क रेट हमेशा जो है वो बिड रेट से कम होता है। ठीक है। तो एक सेकेंड मैं आपको और बता रहा हूँ। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ये जो होता है ये आस्क रेट होता है, और ये जो होता है ये कौन सा होता है, बिड रेट होता है टू वे कोड के अंदर। और ये वाला रेट हमेशा इस रेट से जो है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये वाला रेट जो है वो कभी भी इस रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो रेसिप्रोकल टू वे कोड्स के अंदर आपको केयरफुली जो है वो करना होता है। इसके बाद जो है वो आ जाता है कि हमारे पास क्रॉस रेट क्या होते हैं।
देखो क्रॉस रेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो हमारे को जो है वो चाहिए कि हम गए मार्केट के अंदर, हम जो है वो देखा, डीलर के पास गए, हमारे को चाहिए था INR बाई GB, INR GBP चाहिएगा था रेट, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है वो INR बाय जो है वो USD का दे रखा था, और USD और GBP का रेट जो है वो दे रखा था। तो हम जो है वो कैसे जो है वो INR GBP का रेट निकाल सकते हैं, हम जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, INR GBP का रेट कैसे निकाला जाता है, हम जो है वो क्या कर देंगे, INR USD है, इसको अगर हम जो है वो इसकी ये वाली करेंसी से जो है वो क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस रेट आ जाएगा। ये तो सिंपल सा रूल है, ये USD से USD कट जाएगा और INR बाई GBP हमारे पास जो है वो रेट आ जाएगा। ये होता है हमारे पास क्रॉस रेट, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या पढ़ लिया, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ ली कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की क्या थी। हमने जो है वो देखो दो कॉन्सेप्ट जो है वो और सीखने वाले होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। एक होता है मेरे पास सिंबल और एक होता है ISO कोड। देखो जैसे रुपीज़ है, डॉलर, येन, यूरो, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। और ISO कोड क्या होता है, 3 डिजिट्स का होता है। जैसे इंडिया के लिए जो है वो ISO कोड क्या है, INR, ये होता है USD, येन हो गया, यूरो, ये सारे के सारे क्या हैं, जो है वो ISO कोड्स हैं। देखो 4 मेजर करेंसीज पेयर्स जो है वो आपको एटलीस्ट जो है वो याद होने ही चाहिए कि 4 मेजर करेंसी जो है वो पेयर्स कौन कौन से होते हैं। देखो वर्ल्ड के अंदर मेजर करेंसी पेयर जो है वो ट्रेड करे जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मेजर्स भी जो है वो बोला जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, मेजर ट्रेडेड करेंसी पेयर जो है वो वर्ल्ड के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, मेजर जो है वो बोला जाता है। करेंसी पेयर मतलब जो है वो दो करेंसीज का जो है वो, जब हम जो है वो मतलब एक कोटेशन दी होती है, उसे क्या बोला जाता है, मेजर करेंसी पेयर जो है वो बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको जो है वो ये बात समझ में आ गई होगी कि करेंसी पेयर जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। अब जो है वो क्या हो गया कि, और इस लिस्ट के अंदर फॉलोइंग करेंसीज जो है वो आपको ये याद होनी चाहिए, जैसे यूरो, USD, जापानीज़, GBPY, और जो है वो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है। ये तो 4 मेजर ट्रेडेड करेंसीज हैं कि इसके अंदर तो जो है वो टॉप प्रायोरिटीज़ पर जो है वो क्या होती है, ट्रेडेड होती है हमारी जो करेंसीज हैं। तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि 4 कम से कम ये तो पता होना ही चाहिए। इसके बाद भी जो है वो क्या होते हैं, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, और कैनेडियन डॉलर है, स्विस फ्रांस है, ये सारे के सारे भी जो है वो करेंसी होती है, ठीक है। अब जो है सबसे पहले जो है वो आ जाती है, जो सबसे लार्जेस्ट जो ट्रेडेड करेंसी होती है वो होती है हमारे पास US डॉलर होती है। देखो US डॉलर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्टली वाइडली ट्रेडेड करेंसी होती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडेड होती है जो है वो ट्रेड होता है। और इसका जो है वो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल रोल होता है एज एन इन्वेस्टमेंट करेंसी इन मैनी कैपिटल मार्केट, ठीक है। आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि जो US डॉलर होता है ना, उसके अंदर जो वाइड स्प्रेड ट्रेडिंग करी जाती है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमने जो है वो वहीकल करेंसी को जो है वो यूज़ करा है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के अंदर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये वाइडली ट्रेडेड करेंसी होती है। और यहाँ पर जो है वो बाकी जो है वो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो वहीकल करेंसी का हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो नंबर ऑफ़ एक्सचेंज रेट जो भी डील करने होते हैं वो हमारे जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर मान लो 10 करेंसीज़ हैं और अगर एक करेंसी को हमने सिलेक्ट करा है एज व्हीकल करेंसी एंड हमने यूज़ करा है, तो हमारे पास टोटल कितने करेंसी पेयर्स हो जाएंगे, 10 की जगह क्या हो जाएगा, एक रिड्यूस होकर 9 करेंसी पेयर जो है वो हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो कुछ भी नहीं है, नो व्हीकल करेंसी जो है वो नहीं है, तो कितने हो जाएंगे, 45 एक्सचेंज रेट जो है वो हो जाते हैं। अगर मान लो 100 करेंसीज़ का सिस्टम है जहाँ पर कोई भी व्हीकल करेंसी नहीं है, तो कितने जो है वो करेंसी पेयर्स जो है वो हो जाते हैं, 4950 करेंसी पेयर्स हो जाते हैं। और ये कैसे निकाला है हमने, जो है वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला है, n(n-1/2). तो आपसे जो है वो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो है करेंसी पेयर्स कितने होते हैं, टोटल 4950 करेंसी पेयर्स होते हैं। ये सब कुछ सीखने के बाद जो है वो हमारे को यूरो वाला जो है वो यूरो की नॉलेज होनी चाहिए। देखो यूरो जो है वो एक प्रीमियर करेंसी की तरह जो है वो अराइज हुआ है। सेकंड वो किसके है, US डॉलर पे। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किसके अंदर होती है, US डॉलर के अंदर। उसके बाद जिस करेंसी के अंदर ट्रेडिंग होती है वो जो है वो यूरो होती है। और यूरो का भी जो है स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस है और वो भी एक प्रीमियर करेंसी की तरह जो है निखर कर आया है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं जापानीज़ येन के बारे में डिस्कस करने की। जापानीज़ येन जो है वो थर्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी होती है वर्ल्ड के अंदर। देखो USD पढ़ लिया, यूरो पढ़ लिया, इसके बाद जो करेंसी जो ज़्यादातर ट्रेड होती है वर्ल्ड के अंदर वो होती है जापानीज़ येन। इसका जो है वो स्मॉलर इंटरनेशनल प्रेजेंस होता है और ये भी बहुत लिक्विड होती है। इसके बाद जो करेंसी हम पढ़ने जा रहे हैं वो होती है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड।
देखो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का नाम जो है वो केबल भी होता है। अब जो है वो ये कॉन्सेप्ट ये चीज़ें भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का जो है वो क्या नाम होता है, उसका जो है वो निक नेम क्या होता है, केबल होता है। और वो जो है वो कहाँ से डिराइव करा गया है, टेलीग्राम यूज टू अपडेट जीबीपी बाय यूएसडी रेट है ना, वहाँ से डिराइव करा गया है केबल वर्ड का मीनिंग। इसके बाद जो है हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, स्विस फ्रांस का जो है वो सीखने के लिए मिलता है। देखो स्विस फ्रांस मतलब CHF भी जिसे बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करा जाता है सिंबल CHF से। और ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसीज होती है वर्ल्ड के अंदर, और ये जो है वो रिजर्व करेंसी की तरह भी जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो टोटल परसेंटेज शेयर जो है वो एक तरह से देखा जा रहा है 200 की आउट ऑफ करेंसी का, किस किस करेंसी का कितना कितना शेयर है वो हमारे को जो है वो दिया हुआ है। देखो सबसे ज़्यादा USD का होता है, फिर यूरो का होता है, फिर GBPY का होता है, फिर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का जो है वो परसेंटेज शेयर होता है इकोनॉमी के अंदर। अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो आपको जो है वो आपने चार तो कम से कम जो है वो याद रख ही लिए हैं कि कौन कौन सी होती हैं। अब इसके बाद जो है वो आ जाता है करेंसी पेयर। देखो करेंसी पेयर जो है वो हमने पढ़ ही लिया है। करेंसी पेयर क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट होता है करेंसी मार्केट का इन द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी पेयर। जैसे सेम करेंसी जो है वो डिफरेंट वैल्यू होती है अगेंस्ट एवरी अदर करेंसी। अगर मान लो USD है, वो वैल्यूड हो रही है मान लो 68 पर अगेंस्ट INR, और से 120 अगेंस्ट GBY के अंदर, तो पर्टिकुलरली जो है वो हमारे को जो है वो करेंसी मार्केट जो है वो इंटरेस्टेड एंड रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बाद जो हमारे को जो है पढ़ने के लिए मिला था, जो हमने सीखा ही था, मैंने जो आपको बताया ही था इंट्रोडक्शन के अंदर, कि बेस करेंसी और कोटेशन करेंसी जो है वो कैसे जो है वो देखी जाती है। बेस करेंसी को हम अंडरलाइंग एसेट भी बोलते हैं, और जो है वो कोटेशन करेंसी या फिर जो है वो प्राइस करेंसी बोल लो, वो काउंटर करेंसी होती है। अगर USD INR जो है वो 70 जो है वो दे रखा है, तो जो है वो क्या हो जाता है हमारे केस के अंदर, USD जो है वो क्या है बेस करेंसी, और रुपीज़ क्या है कोटेशन करेंसी जो है वो होती है। ठीक है, और जो है वो किसी भी करेंसी पेयर के अंदर जो दो करेंसीज़ का जो है जोड़ बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होती है, बेस करेंसी को पहले रखा जाता है एंड कोटेशन करेंसी को जो है वो कब रखा जाता है, सेकंड रखा जाता है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमें सीखने के लिए मिलता है वो होता है मेरे पास ये इंटरबैंक मार्केट का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें सीखने के लिए मिलता है। देखो एक जो बैंक जो दूसरे बैंक को रेट देता है, वो रेट क्या होता है, इंटरबैंक मार्केट का रेट होता है। ठीक है, जो एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक को दे रहा है, यहाँ पर जो है वो मतलब कस्टमर को नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर एक बैंक जो दूसरे बैंक को दे रहा है उसे क्या बोला जाता है, इंटरबैंक रेट जो है वो बोला जाता है। देखो दो डिफरेंट सेगमेंट होते हैं OTC फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। एक सेगमेंट को हम बोलते हैं इंटरबैंक मार्केट एंड दूसरे सेगमेंट को बोलते हैं मर्चेंट मार्केट। इंटरबैंक मार्केट को जो है वो मार्केट होता है बिटवीन द बैंक, जहाँ पर डीलर जो है वो अपना प्राइस जो है वो कोट कर रहे हैं कि वो जो है वो बाइंग और सेलिंग करेंगे करेंसी को। तो यहाँ पर डीलर जो है वो कोट कर रहे हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, डीलर मतलब बैंक जो है वो कोट कर रहे हैं। और ये जो मैकेनिज्म होता है इसे क्या बोला जाता है, मार्केट मेकिंग। ये भी आपसे जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केट मेकिंग का मतलब क्या होता है। और जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो है ये जो मैकेनिज्म होता है इसे जो है वो क्या बोला जाता है, मार्केट मेकिंग बोला जाता है। ठीक है, और जो है वो जो डीलर होते हैं इंटरबैंक मार्केट कोड के अंदर, वो मार्केट के अंदर वो कोड करते हैं प्राइसेस बाइंग का भी और सेलिंग का भी, मतलब वो ऑफ़र क्या करते हैं, टू वे कोड जो है वो ऑफर करते हैं। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ मर्चेंट मार्केट के अंदर मर्चेंट जो होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं, और बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, मर्चेंट ऐसे पर्सन होते हैं जो कि प्राइस जो है वो लेते हैं। कस्टमर जो है वो क्या लेता है, प्राइस को लेता है, और बैंक जो है वो प्राइस को देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन क्या कर रहा है। देखो मर्चेंट रेट जो है वो फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है। इंटरबैंक रेट के अंदर अगर हम कुछ भी मार्जिन ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाता है, मर्चेंट रेट जो है वो निकल जाता है। और ये जो रेट होता है ये सारे के सारे कस्टमर्स के लिए होता है, और ये जो है वो इंटरबैंक रेट होता है ये अप्लाइड हो जाता है सभी के लिए जो है वो इन इंटरबैंक मार्केट के अंदर, तो उसे बोला जाता है इंटरबैंक रेट भी बोला जाता है। तो ये सीखने के बाद हमने टू वे कोड जो है वो सीख ही लिया था, और हमने जो है वो ये सीख ही लिया था सब। जो है वो ये सीखने के बाद जो है वो हमारे पास जो जो चीज़ सीखने वाली होती है वो होता है हमारे पास एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। कैसे पता चलेगा कि किसी करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है या फिर डेप्रिसिएशन हो रहा है। देखो अब एक कंट्री की जो करेंसीज हैं, जो एक्सचेंज रेट्स हैं, वो जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। कोई करेंसी जो वीकन हो रही है और कोई करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है। अगर मान लो जो है हमारी बेस करेंसी है, ठीक है, अगर हम बेस करेंसी को ज़्यादा बाय कर रहे हैं कोटेशन करेंसी से, तो हमारी बेस करेंसी क्या होती जाएगी, बेस करेंसी स्ट्रेंथन होती जाएगी, और हमारी कोटेशन करेंसी जो है वो वीकेंड होती जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी जो बेस करेंसी है वो क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट हो जाएगी, और हमारी जो कोटेशन करेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, वो डेप्रीशिएट हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू, सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो
यूएसडी और आईएनआर जो है वो मूव हो रहा है 68 से 68.25। इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, $1 इज इक्वल टू ₹68, मतलब डॉलर राजा है और रुपये जो है वो प्रजा है। ठीक है, तो जो है वो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है 68 से 68.25 जा रहा है। तो मतलब ये कौन सी चीज़, कौन सी करेंसी बढ़ रही है, यूएसडी बढ़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यूएसडी बढ़ रहा है। और रुपीज़ जो है वो हमारी क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी डॉलर क्या थी, बेस करेंसी थी, और ये जो रुपीज़ थी ये कोटेशन करेंसी थी। तो यहाँ पर डॉलर जब बढ़ रहा है कोटेशन करेंसी के हिसाब से, तो ये जो है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एप्रिसिएशन। और अगर ये कम हो रहा होता तो इसे क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन जो है वो बोला जाता है। इसके बाद जो चीज़ जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है वो होता है मार्केट का क्या टाइमिंग होता है। देखो इंडिया के अंदर ओटीसी मार्केट होता है, ये ओवर द काउंटर, जो कि हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो ट्रेडिंग जो है वो ओवर द काउंटर करी जाती है। वो ओपन होता है 9 से 5 बजे तक, लेकिन जो मर्चेंट जो मार्केट होती है वो ओपन होती है 9 से 4:30 बजे तक। तो आपको ये वर्ड्स भी याद रखने हैं, ये टाइमिंग्स क्या होते हैं, ये भी जो है वो क्वेश्चंस के अंदर जो है वो पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर जो लास्ट हाफ एन आवर होता है मर्चेंट मार्केट के अंदर, वो होता है कि इंटर बैंक की डीलिंग जो है वो करी गई है, बैंक्स के वो स्क्वायर ऑफ कर पाएँ अपनी पोजीशन को, अगर बाय करा सेल करा है तो बाय के साथ काट कर ख़त्म करा जा पाए। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलता है वो होता है प्राइस बेंचमार्क। दो प्राइस बेंचमार्क होते हैं जो ओटीसी मार्केट के अंदर जो है वो यूज़ करे जाते हैं। आईबीआर जो है वो क्या होता है, इंटर बैंक रेट होता है जो बैंक को अवेलेबल होता है इंटर बैंक मार्केट के अंदर, और वो डिफर होता है बैंक टू बैंक जो है वो क्या होता है, वो डिफर होता रहता है। अगर हमारे को स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन जो है वो देखनी है तो इंटर बैंक रेट को आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्राइस जो है वो अवेलेबल होता है बैंक्स को इंटर बैंक मार्केट के अंदर, जहाँ पर दो बैंक जो है वो डील कर रही हैं। और स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस क्या होती है, जहाँ पर बैंक जो है वो पब्लिश करता है एक स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो एक डे के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो बताता है, और उसे जो है वो कार्ड रेट भी बोलते हैं। लेकिन ये कौन सी ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर सीख लिया प्राइस बेंचमार्क्स का जो है वो कॉन्सेप्ट सीख लिया। प्राइस डिस्कवरी क्या होता है, देखो प्राइस डिस्कवरी का मतलब है यहाँ जिस प्रोसेस के अंदर जहाँ पर हम एक इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमाइन करते हैं ना, मतलब एक स्टैंडर्ड प्राइस जो है डिटरमाइन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्राइस डिस्कवरी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, और जो है वो ये हो गया हमारे पास। अब जो रेफरेंस रेट जो भी है यूएसडी आईएनआर का और अदर मेजर करेंसीज का, वो कैसे कंप्यूट करा जाता है, वो जो है वो फिबाइल के थ्रू जो है वो कंप्यूट करा जाता है। आपको जो है वो ये जो है वर्ड का जो है वो क्या मतलब जो है पूरा जो है वो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो ये भी एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। और इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो फिबाइल है ये इसको किसने जो है वो इसको रिकॉग्नाइज, किसने इसको दर्जा दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो इसे दर्जा दिया हुआ है एज एन इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जो है वो इसका दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, फिबाइल को रिकॉग्नाइज किसने करा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। डेट कौन सी डेट को, जुलाई 10 2018। वैसे तो आपको ये डेट जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो है वो कैलकुलेट करा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट करेंसी पेयर्स है उसके लिए जो है वो कैलकुलेट जो है वो करा जाता है। और यहाँ पर हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट मतलब कैलकुलेट वगैरह करा जाता है, और प्ले जो कि टेक प्लेस हो रहा है 11:30 से 12:30 बजे तक ऑन ईच वर्किंग डे। और 15 मिनट का रैंडम टाइम पीरियड जो है जनरेट करा जाता है 1 आवर विंडो के अंदर। और जो ट्रांजेक्शन जो भी 15 मिनट के टाइम पीरियड की होगी वो कैलकुलेट करी जाएगी यूएसडी आईएनआर रेफरेंस रेट के लिए। और थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया जो है वो 10 ट्रांजेक्शन जो भी एग्रीगेटेड है यूएसडी 25 मिलियन का। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो है वो कितना मतलब एग्रीगेट मतलब कितना होता है 25 मिलियन का। ये भी आपसे एग्जाम के अंदर जो है वो एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है 10 ट्रांजेक्शन का, वो एग्रीगेट कितना हो रहा है। तो एग्रीगेट होता है वो यूएसडी 25 मिलियन का, वो रिक्वायर्ड होता है रेफरेंस रेट कैलकुलेट करने के लिए। और जो है वो A++- 3 SD रूल जो है वो अप्लाई करा जाता है ये सारी चीज़ें, सारी की सारी कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, और जो ये रेफरेंस रेट्स हैं ये कहाँ पर पब्लिश करे जाते हैं, ये फिबाइल की वेबसाइट पर पब्लिश करे जाते हैं। और वेबसाइट जो है वो कैसी है, www.fibail.org.in। और सारे वर्किंग डेज पर जो है वो रेट जो है वो कोट करा जाता है, लेकिन कौन सी डेज पर नहीं करा जाता, सैटरडे और संडे पर। और बैंक जो हॉलीडेज़ जो मुंबई के अंदर बैंक हॉलीडेज़ होती हैं उस पर नहीं है वो कम नहीं जो है वो कोट करा जाता। और जो रेफरेंस रेट होता है वो यूएसडी के लिए भी होता है, यूरो जीबीपी के लिए वो पब्लिश करा जाता है। 1 यूनिट ऑफ यूएसडी, यूरो, जीबीपी, इन सभी के लिए जो है वो क्या करा जा रहा है, कंप्यूट करा जाता है। देखो जो क्या नाम है, ये जो रेफरेंस रेट जो यूएसडी आईएनआर ईयूआर, अगर मान लो ईयूआर आईएनआर का दे रखा है, जीबीपी आईएनआर का दे रखा है, तो वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो कोड करा जाएगा। और अगर जीपीवाई आईएनआर का है तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो कोड करा जाता है। तो आपको ये भी बात जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमारे को जो है वो सीखने के लिए मिलता है वो होता है सेटलमेंट डेट
या फिर वैल्यू डेट भी जिसे हम बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमारे को सीखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब जो है वो सेटलमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रॉस सेटलमेंट और एक होता है नेट सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पर हर जो काउंटर पार्टी है ना, एक होगा बायर और एक होता है सेलर। जो बायर और सेलर है ना, वो एक्सचेंज करेंगे गुड्स को, जो भी ट्रेडेड करा है मैच्योरिटी पर, उसको जो है वो लेन देन कर लेंगे। जैसे मैंने किसी और के साथ जो है वो कोई ट्रेड करा और मैच्योरिटी आ गई, ठीक है, मैच्योरिटी पर हम जो है वो क्या करेंगे, अपना जो है वो फाइनल सेटलमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, उसे बोला जाता है ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन एक तरीका और भी होता है जहाँ पर जो है वो डिफरेंस इन वैल्यू को जो है वो सेटल करा जाता है, जिसे बोला जाता है नेट सेटलमेंट। जैसे मेरे को जो है वो किसी और से पैसे मिलने हैं, ठीक है, मैं किसी और से खरीदूंगा और मैं जो है आगे जाके किसी और को बेचूंगा। मैंने जो है वो सामने वाले पर्सन से जो है वो ट्रांजेक्शन कर लिया, मैंने कहा कि क्या ये लेन देन करना, से आप सीधी बात है, एक काम करते हैं, देखो मैं तेरे 100 रुपये में खरीदूंगा और 120 रुपये में बेचूंगा, तो एक काम कर, सीधा जो है वो मुझे 20 रुपये देते, ताकि जो है हमारा सेटलमेंट हो जाए। इसे क्या बोला जाता है, नेट सेटलमेंट जो है वो बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो सेटलमेंट होते हैं, ग्रॉस सेटलमेंट और एक नेट सेटलमेंट। देखो, अब सबसे पहले आ जाता है कि सेटलमेंट डेट क्या होती है। ओटीसी मार्केट, जो ओवर द काउंटर करेंसी मार्केट होती है, वहाँ पर सेटलमेंट डेट ही हमारी वैल्यू डेट होती है। वैल्यू डेट और ट्रेड डेट जो है वो आपस में डिफरेंट होती है, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट को जो है वो लिंक नहीं करना। ट्रेड डेट और वैल्यू डेट अलग अलग होती हैं। अब जो सेटलमेंट होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन का अगर सेटलमेंट हो रहा है, तो अगर मान लो कोई भी जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो करी गई है, और जहाँ पर काउंटर पार्टीज़ हैं, बायर और सेलर जो हैं, वो जब वो एक्चुअली जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं ना, जिस डेट पर वो एक्चुअली जो है वो अपनी करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, उस डेट को क्या बोला जाता है, वैल्यू डेट जो है वो बोला जाता है। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू डेट कौन सी होती है, स्पॉट वैल्यू डेट होती है, जो कि जो है वो कब जो है वो निकाली जाती है, 2 बिजनेस डेज के बाद में जो निकाली जाती है, उसे क्या बोला जाता है, स्पॉट वैल्यू डेट भी बोला जाता है। ठीक है। और देखो, ये जो है वो 2 बिजनेस डेज क्यों लिए जाते हैं स्पॉट वैल्यू डेट निकालने के। देखो, ये गुड क्वेश्चन है कि जो है वो क्यों 2 बिजनेस डेज लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जनरली जो सेटलमेंट है ना, वो 2 डिफरेंट सेंटर्स पर हो रहा है, और उसके अंदर हो सकता है कि जो है वो 2 डिफरेंट हॉलीडेज़ का जो है वो गैप रहे, तो इसलिए जो है वो दो दो डेज़ का जो है वो टाइम गैप जो है वो लिया जाता है। ठीक है। अब जो स्पॉट वैल्यू डेट होता है ना, उसको क्या मतलब, उसको डिफाइन कैसे करा जा सकता है, वो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सेटलमेंट हो रहा है सेकंड बिजनेस डे पर। देखो, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है वो क्या, कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह करोगे, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कि सेटलमेंट अगर सेकंड बिजनेस डे पर करा गया है, तो उसे क्या बोला जाता है, उससे बोला जाता है ये कि हमारे पास स्पॉट वैल्यू डेट जो है वो क्या होती है। करेक्ट डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ ली कि स्पॉट वैल्यू डेट क्या होती है। देखो, इसके बाद जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है स्पॉट वैल्यू डेट से पहले हो रही है, तो वो जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो, सो बेसिकली अगर मान लो हमारी कभी भी जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो रूटेड हो रही है और वो स्पॉट डेट से पहले रूटेड हो रही है, तो उसे क्या बोला जाता है, टॉम जो है वो बोला जाता है। तो देखो, हम सीखने वाले हैं, मज़ा आएगा। देखो, अगर मान लो कोई भी ट्रेड डेट है, एंड जिसे हम जो है वो कैश डेट भी बोलते हैं। देखो, टॉम का मतलब क्या होता है, ये है मान लो टी, जिसे जो है वो ट्रेड डेट बोला जाता है। टी टॉम क्या होती है, T+1, और स्पॉट क्या होती है, T+2 जो है वो होती है हमारे पास स्पॉट रेट। और कोई भी जो डेट या फिर जो है वो स्पॉट डेट के बाद होगी, वो से क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड डेट बोला जाता है। तो आपको आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पूछे जाते हैं, ये इसके अंदर एमसीक्यूज बने जाते हैं कि टॉम क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, फॉरवर्ड डेट क्या होती है, ट्रेड डेट क्या होती है, कैश डेट क्या होती है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि ओवर द काउंटर फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या होता है। देखो, ओवर द काउंटर फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या होता है, वेट अ सेकेंड, ओवर द काउंटर फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो है वो हमने जो है ब्रीफली डिस्कस करा कि कोड जो है वो कैसे जो है वो करे जाते हैं। देखो, लिक्विडिटी जो है वो जनरली क्या होती है, हाई होती है फॉर मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर। अगर मान लो मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, तो हमारी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। एंड अगर मान लो 1 से ज़्यादा साल है, तो जो है वो क्या होगी, लिक्विडिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो लिक्विडिटी उनके लिए ज़्यादा होगी अगर हमारी जो है वो 1 से कम है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो हमारी जो है लिक्विडिटी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है। तो हमने ये जो सारा का सारा पढ़ लिया। देखो, फ्यूचर मार्केट्स के अंदर जो प्राइस होते हैं, वो वहाँ पर हमारा सेटलमेंट जो है वो क्या, कौन से बेसिस पर होता है, नेट सेटलमेंट होता है। मेरे को फ़ायदा हो रहा है, सामने वाले को नुकसान हो रहा है, तो हम जो है वो नेट सेटलमेंट कर लेते हैं कि जो है वो क्या है, कि मेरे को जो है डिफरेंस अमाउंट जो है वो दे दिया जाए। और वन यूनिक फीचर जो है वो ओटीसी फॉरवर्ड मार्केट का क्या होता है, यहाँ पर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और आरबीआई की गाइडलाइन से
के हिसाब से कोई भी रेजिडेंट है, इंडियन है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहा है, उसके पास अंडरलाइंग ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो भी एस्टैब्लिश करेगा एक्सपोजर टू द फॉरेन करेंसी। ठीक है। और जो अमाउंट एंड टेन्योर है ना कॉन्ट्रैक्ट बुकड जो भी करा गया है वो इक्वल और लेस होना चाहिए जो भी अमाउंट और टेन्योर है फॉरेन एक्सचेंज का। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किससे लेस होना चाहिए, फॉरेन एक्सपोजर से जो है वो लेस होना चाहिए। और जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट को बैंक को सबमिट कर देंगे 15 दिनों के अंदर अंदर। इसके बाद जो हमें सीखना है वो है जाता है हमारे पास क्रॉस रेट। क्रॉस रेट का तो मतलब सीख ही लिया था कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा गिवन एक्सचेंज रेट का अगर हम जो है वो प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसे बोला जाता है क्रॉस रेट बोला जाता है। और ये एप्लीकेबल तभी होता है अगर मान लो कोई भी एक रेट जो है वो हमारे पास मिसिंग है तो हम जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं और ये सिंपल मैथमेटिकल फार्मूले से निकल जाता है। ए बाई बी इंटू में बी बाई सी होता है, ये सिंपल मैथमेटिकल फार्मूले से निकल गया। बेसिकली मेजर जो करेंसी पेयर्स हैं वो कौन कौन से, यूरो INR, GBP INR हो जाता है और GPY INR हो जाता है। ये सारा का सारा हो गया और इम्पैक्ट तो हमने पढ़ ही लिया था। अब इसके बाद जो है ना थोड़े से जो है वो स्मॉल लाइनर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे को पता होने चाहिए। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है टोटल मार्केट वैल्यू क्या है फिनिश गुड्स और सर्विसेज जो भी एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करे गए हैं ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, उसे क्या बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कितनी मार्केट वैल्यू, कितने फिनिश गुड्स और सर्विसेज जो भी एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करे गए हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं GDP। जैसे GDP बोला भी जाता है तो GDP कैसे रिप्रेजेंट होता है, कितने गुड्स और सर्विसेज जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ना उसी बेसिस पर निकाला जाता है। तो आई होप अब जब आप सुनोगे ना GDP का कॉन्सेप्ट तो आपको लिंक हो जाएगा कि ये कैसे निकाला जाता है। GDP जो है वो इतना 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 है बोला जाता है ना न्यूज़ चैनल्स पर, तो वो कैसे निकाला जाता है, टोटल मार्केट वैल्यूज़ के बेसिस पर निकाला जाता है। देखो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो वेटेड एवरेज होता है प्राइस का, जो भी स्पेसिफाइड नेट गुड्स और सर्विसेज जो भी कंज्यूमर्स ने परचेज करे हैं ना उसका वेटेड एवरेज कर प्राइसेस का अगर हम वेटेड एवरेज कर देंगे उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। और ये किस बेसिस पर निकाला जाता है, इन्फ्लेशन के बेसिस पर निकाला जाता है कि इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। और कितने सेट ऑफ पीपल जो है वो बाय कर रहे हैं वो निकाला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। देखो अगर मान लो हमारा CPI राइज कर रहा है तो मतलब जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से हमारे गुड्स और सर्विसेज की प्राइस जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इंडिया के अंदर ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो स्टार्टेड कर दिया यूजिंग CPI को मेन मेजर की तरह जो है वो यूज़ करना जो है वो चालू कर दिया है। देखो एक होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट नॉन फार्म पेरोल्स का, मतलब कितनी जॉब जो है वो ऐड हो रही है या फिर लॉस्ट हो रही है इकोनॉमी के अंदर ओवर द लास्ट मंथ, उसे क्या बोला जाता है, नॉन फार्म पेरोल्स बोला जाता है। और ये जो डाटा है ये कौन रिलीज़ करता है, US जो है वो डाटा जो है वो ये US डाटा जो है वो रिलीज़ कौन करता है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिलीज़ करता है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब जॉब जो है वो ऐड हो रही है और ये कंट्री के लिए अच्छा है। और जैसे अगर मान लो जैसे जनरली जो है वो कि जॉब जो है वो अगर मान लो रेंज हो रही है +10,000 से 2.5 लाख तक, तो ये एक अच्छा जो है वो माना जाता है। और FOMC की फुल फॉर्म भी होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर की मैनेजमेंट अबाउट, ये जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, की डिसीजन अबाउट इंटरेस्ट रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी होता है। ठीक है, ये हमने सीख लिया। इसके बाद जो है वो हमारा यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है जहाँ पर हमने जो है वो बहुत अच्छे से सीखा इंट्रोडक्शन टू द करेंसी मार्केट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन। इसके बाद जो है हम आगे के चैप्टर जो है वो आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।